हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन की अवधारणा। व्यापार संतुलन क्या होता है, व्यापार संतुलन के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। भुगतान संतुलन का अर्थ मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो भुगतान संतुलन की अवधारणा से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। रिपीट करती हूँ कुछ। भुगतान संतुलन के बारे में मैंने आपको बताया था। भुगतान संतुलन एक ऐसा विवरण होता है जिसमें देश के कुल आयात और निर्यात को बताया जाता है। आयात और निर्यात में दृश्य एवं अदृश्य दोनों ही प्रकार के आयात निर्यात सम्मिलित है। दृश्य व्यापार क्या है? वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है, जबकि अदृश्य व्यापार सेवाओं के व्यापार से संबंधित होता है। इस प्रकार भुगतान संतुलन एक ऐसा ब्यौरा होता है जिसमें देश के कुल आयात और निर्यातों को बताया जाता है। इन आयातों निर्यातों में पूंजी, ब्याज, लाभ, अन्य भुगतान, इन सभी प्रकार के विदेशी लेन देनों का समावेश किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको भुगतान संतुलन के बारे में बता दिया था, भुगतान संतुलन क्या होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भुगतान संतुलन का महत्व, भुगतान संतुलन का स्वरूप, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर। स्टार्ट करते हैं भुगतान संतुलन का महत्व। देखिए, भुगतान संतुलन का क्या महत्व है। भुगतान संतुलन अधिक व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों का समावेश होता है। देखिए, व्यापार संतुलन के बारे में हम बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था व्यापार संतुलन में दृश्य व्यापार को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात वस्तुओं के आयात निर्यात को सम्मिलित किया जाता है। और भुगतान संतुलन के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि भुगतान संतुलन एक ऐसा ब्यौरा है जिसमें दृश्य एवं अदृश्य दोनों ही प्रकार के आयात निर्यात को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से भुगतान संतुलन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। इसमें एक देश के समस्त वस्तु और सेवा जिनका आयात निर्यात किया गया है उनका ब्यौरा होता है। तो सारे लेन देन एक वर्ष की अवधि में जो भी हुए हैं एक देश में, उन सभी को इसके अंतर्गत दिखाया जाता है। इसीलिए भुगतान संतुलन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि एक देश की यदि संपूर्ण स्थिति ज्ञात करनी है आयात निर्यात के बारे में, आयात निर्यात के लेन देन क्या हुए हैं इस बारे में, तो भुगतान संतुलन का ज्ञान होना आवश्यक है, उसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र की सभी प्राप्ति एवं भुगतानों का संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध करता है। देखिए, भुगतान संतुलन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र में जितने भी लेन देन हुए हैं, कितनी प्राप्तियां हुई है, कितने भुगतान किए गए हैं, अर्थात एक देश द्वारा दूसरे देश को कितने भुगतान किए गए हैं या एक देश में दूसरे देशों से कितनी प्राप्तियां हुई है, यदि इन सबका ज्ञान प्राप्त करना है संपूर्ण रूप से, तो भुगतान संतुलन को उस समय भुगतान संतुलन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें वस्तु और सेवा दोनों सम्मिलित है, तो संपूर्ण व्यापार का ज्ञान, संपूर्ण स्थिति का ज्ञान इसमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भुगतान संतुलन देश के लिए विदेशी विनिमय की कुल मांग एवं कुल पूर्ति का विश्लेषण करने में सक्षम है। देखिए, भुगतान संतुलन एक देश में विदेशी विनिमय की कितनी मांग है और कितनी देश के पास उपलब्धता है विदेशी मुद्रा कोषों की, इन सब स्थिति का ज्ञान किसके माध्यम से प्राप्त होता है? भुगतान संतुलन के माध्यम से। तो इस प्रकार से भुगतान संतुलन विदेशी मुद्रा की पूरी स्थिति का ज्ञान कराता है कि हमारे देश में कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है और विदेशों से कितनी मुद्रा का भुगतान हमें विदेशों को करना है, क्योंकि सारा लेन देन इसमें इंक्लूड हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। तो सारी ही विदेशी मुद्रा का ज्ञान हमें इसमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भुगतान संतुलन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव व्यापार संतुलन के मुकाबले कहीं अधिक पड़ता है। क्या तात्पर्य हुआ?
यानी कि भुगतान संतुलन का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर अधिक पड़ता है, जबकि व्यापार संतुलन का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भुगतान संतुलन के मुकाबले कम होता है। क्यों कम होता है? बताया था मैंने, व्यापार संतुलन में सिर्फ दृश्य व्यापार को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को, लेन देन को सम्मिलित किया जाता है और उसमें सेवाएं सम्मिलित नहीं होती। तो सिर्फ वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि संपूर्ण व्यापार का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? संपूर्ण व्यापार में दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार दोनों ही सम्मिलित होता है। इस प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का यदि ज्ञान प्राप्त करना है और इन लेन देनों का, आयात निर्यात का, संपूर्ण आयात निर्यात का क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर हुआ है, ये ज्ञात करना है, तो फिर भुगतान संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। व्यापार संतुलन से सारी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए भुगतान संतुलन का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो भुगतान संतुलन के माध्यम से संपूर्ण प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति व्यापार संतुलन के असंतुलन के मुकाबले ज़्यादा भयावह है। मीन्स व्यापार संतुलन में यदि किसी कारण से प्रतिकूलता है तो देश के लिए उतना चिंताजनक या भयावह स्थिति उत्पन्न नहीं करता जितना भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति चिंताजनक परिणाम उत्पन्न करती है। कारण क्या है? व्यापार संतुलन में सिर्फ वस्तुओं का व्यापार सम्मिलित है, तो हो सकता है कि सेवाओं के व्यापार से प्रतिकूल स्थिति कुछ चेंज हो जाए, जबकि भुगतान संतुलन के अंतर्गत दोनों ही प्रकार के व्यापार सम्मिलित है, वस्तुओं का व्यापार और सेवाओं का व्यापार। तो ऐसी स्थिति में भुगतान संतुलन में यदि असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो देश के लिए बहुत ही चिंताजनक बात होगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में विदेशी मुद्रा कोषों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से भुगतान संतुलन में असंतुलन होना ज़्यादा चिंताजनक है और भुगतान संतुलन का महत्व यहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा भुगतान संतुलन का क्या महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, भुगतान संतुलन और भुगतान संतुलन विवरण। भुगतान संतुलन विवरण क्या है ये देखते हैं हम। देखिए, भुगतान संतुलन विवरण में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। भुगतान संतुलन को एक खाते के रूप में, विवरण के रूप में तैयार किया जाता है। इस विवरण में दो पक्ष होते हैं। जिस प्रकार खाता बनाया जाता है उसी प्रकार से प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष, अर्थात पहला पक्ष जो बाईं तरफ है वो दिखाता है विदेशों से क्या क्या प्राप्तियां हुई है, और दाईं तरफ वाला पक्ष बताता है कि विदेशों को क्या क्या भुगतान किए गए हैं या किए जाने हैं। तो इस प्रकार से पहले पक्ष में आते हैं बाईं तरफ, ध्यान दीजिए आप, दृश्य एवं अदृश्य निर्यात, अर्थात विदेशों से प्राप्तियां। तो बाईं तरफ हमने पहला पॉइंट लिया, दृश्य एवं अदृश्य निर्यात, अर्थात पहले निर्यातों को सम्मिलित करेंगे प्राप्ति पक्ष में, और दाईं तरफ राइट साइड में दृश्य एवं अदृश्य आयात विदेशों को भुगतान के रूप में दर्शाया जाएगा। पहले मैं इस साइड में ले लेती हूँ आपके फर्स्ट पॉइंट। देखिए आप, भारत से वस्तुओं का निर्यात, यानी कि जितना भी निर्यात किया गया है देश से वो देश के लिए आय प्राप्त, इसका मतलब है निर्यातों से देश को प्राप्तियां होगी, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, तो उसे हम बाईं तरफ दिखाएंगे विदेशों से प्राप्तियों में। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं वस्तुओं के निर्यात को, कि यदि किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्यात हुआ है तो वो यहाँ सम्मिलित किया जाता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, भारत द्वारा वस्तुओं का आयात, यदि किसी भी प्रकार का आयात किया गया है देश में वस्तुओं का, तो इसका मतलब देश को उनके बदले में विदेशी मुद्रा का भुगतान करना होगा। तो इस प्रकार से वस्तुओं के आयातों को विदेशियों को भुगतान साइड में दिखाया जाएगा, भुगतान साइड में इसको इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित किया जाएगा। तो पहला पॉइंट हमने लिया वस्तुओं से संबंधित, और दूसरा पॉइंट लेंगे सेवाओं से संबंधित। तो सेकंड पॉइंट है, प्राप्ति साइड में बात कर रही हूँ मैं, भारत से सेवाओं का
निर्यात। देखिए सेवाओं के निर्यात में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। जब भी किसी भी प्रकार की सेवा का निर्यात किया जाएगा, इसका मतलब विदेशों से हमें भुगतान प्राप्त होगा, तो इनको प्राप्ति साइड में दिखाया जाएगा। अब किस प्रकार की सेवाएं हो सकती है, देखिए आप इसमें विवरण पत्र में व्यापारिक कंपनियों की सेवाएं, बीमा, बैंकिंग, शुल्क, जहाजी भाड़ा और कमीशन आदि। तो इस प्रकार से कोई भी सेवा है, चाहे वो बीमा बैंकिंग की सेवा है, शुल्क जहाजी भाड़ा है या कमीशन कोई प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई सेवा है इनसे संबंधित वो भारत द्वारा प्रदान की गई है अन्य देशों में, तो वहाँ से हमें प्राप्तियाँ होंगी। इसके अलावा भारतीय विशेषज्ञों की सेवाएं हो सकती है। कोई भारतीय विशेषज्ञ किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य को किसी भी क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ की सेवा प्रदान की जाती है, तो और उसके बदले में किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त होती है, तो वो प्राप्तियों में दिखाई जाएगी। विदेशियों द्वारा भारत में शिक्षा संबंधी व्यय, अर्थात कि कोई भी किसी भी प्रकार का विदेशी छात्र या विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आके शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षा संबंधी किसी भी प्रकार का व्यय वो यहाँ करता है, इसका मतलब विदेशी मुद्रा हमारे देश को प्राप्त होगी, तो वो भी प्राप्ति साइड में दिखाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशियों द्वारा भारत में यात्रा संबंधी व्यय, अर्थात किसी भी प्रकार के टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं तो हमारे देश में वो खर्चा करेंगे, व्यय करेंगे, उनके रहने का खर्चा, खाने पीने की सुविधाएं, परिवहन का खर्चा या किसी भी प्रकार की उन्होंने शॉपिंग की है तो वो सारे खर्चे यहाँ पर करेंगे विदेशी मुद्रा के रूप में। तो इस प्रकार से देश में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, विदेशी मुद्रा का आगमन होगा। तो इन सभी प्राप्तियों को प्राप्ति साइड में दिखाया जाएगा। इन सभी सेवाओं से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्तियों की साइड में दिखाई जाएगी। इसके विपरीत भुगतान साइड में यदि इसी से संबंधित किसी भी प्रकार का भुगतान किया गया है, अर्थात यदि विदेशी व्यापारिक कंपनियों की सेवाएं हमने ली है, हमारे देश में किसी भी प्रकार की सेवाएं हमने विदेशों से ली है, विदेशों की बीमा बैंकिंग सेवाएं हमने प्राप्त की है या विदेशों में जहाजी भाड़ा और कमीशन यदि चुकाया है हमारे देश ने, तो वो भुगतान में सम्मिलित होगा। या हमारे देश ने किसी भी प्रकार की विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं ली हैं, तकनीशियन वगैरह, तो वो इसमें सम्मिलित किए जाएंगे भुगतान में। भारतीय द्वारा विदेशों में शिक्षा संबंधी व्यय, भारत के कोई भी छात्र छात्राएं अथवा व्यक्ति विदेश में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने यदि गया है तो वो भारतीय मुद्रा वहाँ पर वो वहाँ पर भुगतान करेगा, तो विदेशी मुद्रा का भुगतान यहाँ पर भुगतान साइड में दिखाया जाएगा। इसी प्रकार भारतीयों द्वारा विदेशों में यदि भारतीय टूरिस्ट विदेशों में जाते हैं, भारतीय व्यक्ति विदेशों में पर्यटन के लिए जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो भी सारे भुगतान में दिखाए जाएंगे। आपने देखा होगा ये जितने भी बड़ी शादियां हुई है बड़े लोगों की, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं नेता अभिनेता, इनके जो भी विदेशों में इवेंट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उन पर मुद्रा व्यय की जाती है, तो वो सारे भी हमारे लिए भुगतान होंगे देश के लिए, तो वो सारे इसी में सम्मिलित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भुगतान साइड में दिखाए जाते हैं। प्राप्ति साइड में आती हूँ मैं थर्ड पॉइंट पे, विदेशियों को दिए गए ऋणों तथा विनियोगों से प्राप्त होने वाली आय, पूंजी, ब्याज एवं लाभांश, अर्थात देश में किसी भी प्रकार से ब्याज, लाभांश और आय के रूप में प्राप्त होती है पूंजी या विदेशी मुद्रा, यानी कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को लाभांश के रूप में प्राप्त हुआ है विदेशी मुद्रा या ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है, तो वो हमारी प्राप्तियों में सम्मिलित की जाएगी। और इसी प्रकार से भुगतान साइड में देखिए, विदेशियों से लिए गए ऋणों तथा विनियोगों के लिए भुगतान, पूंजी, ऋण, ब्याज एवं लाभांश आदि। यदि देश ने किसी भी प्रकार से देश में विदेशी पूंजी के रूप में ऋण लिया है तो देश को उसके बदले में ब्याज और लाभांश का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से ये ब्याज और लाभांश भुगतान पक्ष में दिखाया जाता है। आगे देखते हैं इसी में, विदेशी सरकारों द्वारा भारत में व्यय, दूतावासों, शिष्टमंडलों आदि पर व्यय तथा विदेशों में प्राप्त पेंशन, यानी कि यदि किसी भी विदेशी सरकार का दूतावास हमारे देश में स्थापित है तो उन पर वो विदेशी सरकार जो भी व्यय करेगी
वो भारत सरकार के लिए प्राप्ति होगी, उसे प्राप्ति साइड में दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से विदेशी सरकार का कोई भी शिष्टमंडल हमारे देश में आता है तो उनसे जो भी प्राप्ति होती है वो यहाँ पर से दिखाया जाएगा प्राप्तियों में, या विदेशों से किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त होती है हमारे देश के व्यक्तियों को तो प्राप्ति साइड में दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से भुगतान साइड में देखिए, यही दूतावास जो भारत सरकार ने अन्य देशों में स्थापित किए हैं और उन पर भारत सरकार जो भी व्यय करती है वो भुगतान कहलाएंगे देश के लिए, और उन्हें भुगतान साइड में दिखाया जाएगा। या विदेशियों की पेंशन पर किसी भी प्रकार का व्यय हुआ है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, तो वो भुगतान साइड में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5th पॉइंट पे, देश में जनसंख्या की आवास से प्राप्त धन, अर्थात विदेशी लोग हमारे देश में यदि आवास करते हैं, रहते हैं और वो यहाँ पर विदेशी मुद्रा के रूप में खर्चा करते हैं तो देश के लिए प्राप्तियाँ होंगी और वो हम प्राप्ति साइड में दिखाएंगे। इसी प्रकार से देश से जनसंख्या प्रवास पर भुगतान की गई राशि, यदि हमारे देश के कोई भी किसी भी प्रकार के जनता विदेशों में रहने जाती है या रहती है, जिस प्रकार से एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, यदि कुछ समय के लिए हमारे देश के खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं तो उन पर सरकार व्यय करेगी उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, तो वो हमारे जनसंख्या प्रवास में भुगतान की गई राशि हो जाएगी, देश के लिए भुगतान हो जाएगा। या खिलाड़ी हो सकते हैं या जैसे ओलंपिक खेलने जा रहे हैं या कोई भी कार्य है, इस प्रकार से किसी भी टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, या कोई भी जनसंख्या, कोई भी हमारा जनता वहाँ पर रहती है विदेशों में, उसके ऊपर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय किया जाता है या उसके द्वारा व्यय किया जाता है व्यक्ति द्वारा, तो वो सारे भुगतान में सम्मिलित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशों से भारत को दान, हर्जाना तथा मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि तथा अन्य हस्तांतरण, यदि कि भारत को यदि किसी भी प्रकार का दान प्राप्त होता है या सहायता के रूप में या हर्जाने के रूप में या मुआवजे के रूप में किसी भी प्रकार की विदेशी राशि प्राप्त होती है तो वो हमारे प्राप्ति साइड में दर्शाई जाएगी। इसी प्रकार से यदि भारत सरकार ने किसी भी प्रकार से अन्य देश को कोई दान दिया है, मुआवजा या हर्जाना दिया है, दंड के रूप में राशि दी है, तो वो भुगतान साइड में दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है भारत से मौद्रिक स्वर्ण का निर्यात, यदि भारत से मौद्रिक स्वर्ण का निर्यात किया जाता है तो वो हमारी प्राप्ति साइड में होगा, और भारत में मौद्रिक स्वर्ण का यदि आयात होता है तो भुगतान साइड में उसे दिखाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है, ये जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको अलग से भी ध्यान होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी कि इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे। ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट पे आते हैं, अंतर का आधार व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। फर्स्ट पॉइंट है मदों की प्रकृति, यानी कि ये मैंने आपको बताया था व्यापार संतुलन में केवल और केवल दृश्य मदें सम्मिलित होती है, यानी कि केवल वस्तुओं के व्यापार को सम्मिलित किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों ही मदें सम्मिलित होती है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं दोनों का ही व्यापार इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार मदों की प्रकृति में व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें सम्मिलित हैं, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों ही प्रकार की मदें सम्मिलित होती हैं। क्षेत्र देखिए, मैंने आपको बता दिया था क्षेत्र व्यापार संतुलन का क्षेत्र सीमित है क्योंकि इसमें सिर्फ वस्तुओं का व्यापार सम्मिलित है, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य के साथ साथ अदृश्य वस्तुओं का व्यापार भी, अदृश्य वस्तु और सेवाओं का व्यापार भी सम्मिलित है, अर्थात दृश्य और अदृश्य दोनों सम्मिलित है, इसलिए भुगतान संतुलन का क्षेत्र विस्तृत है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, विस्तृत। देखिए, व्यापार संतुलन कम विस्तृत अवधारणा है क्योंकि भुगतान संतुलन का एक भाग है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक पार्ट है, जबकि भुगतान संतुलन एक वृहद अवधारणा है क्योंकि इसमें व्यापार संतुलन भी सम्मिलित है। तो व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक पार्ट है, इसलिए भुगतान संतुलन व्यापक अवधारणा है, जबकि व्यापार संतुलन एक कम व्यापक या कम विस्तृत अवधारणा होती है। साम्य देखिए, ये जरूरी नहीं है कि व्यापार संतुलन हमेशा साम्य में ही रहेगा, वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकता है।
लेकिन भुगतान संतुलन हमेशा साम्य में होता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? यदि भुगतान संतुलन में किसी भी प्रकार का असंतुलन है तो उसे स्वर्ण के आयात और निर्यात द्वारा पूरा कर लिया जाता है। इसलिए भुगतान संतुलन हमेशा साम्य में ही रहता है। तो व्यापार संतुलन साम्य में हो ये आवश्यक नहीं है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकता है, जबकि भुगतान संतुलन हमेशा साम्य में ही होगा। अगला देखिए, विश्लेषण। किसी देश की भुगतान स्थिति का आंशिक विश्लेषण होता है। व्यापार संतुलन किसी भी देश की स्थिति का, आर्थिक स्थिति का या भुगतान स्थिति का सिर्फ आंशिक विश्लेषण करता है, आंशिक स्थिति प्रस्तुत करता है, संपूर्ण स्थिति प्रस्तुत नहीं करता। जबकि संपूर्ण स्थिति कौन प्रस्तुत करता है? अर्थव्यवस्था का संपूर्ण विश्लेषण करता है भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था की संपूर्ण भुगतान स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। देखिए, व्यापार संतुलन का देश की आर्थिक स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें सिर्फ वस्तुओं का व्यापार सम्मिलित है और सेवाओं का व्यापार उसमें सम्मिलित नहीं होता। जबकि जो भुगतान संतुलन है उसका देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही गहन और व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वही आर्थिक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है, उसका सही विश्लेषण करता है। इसलिए भुगतान संतुलन का आर्थिक स्थिति पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ता है। यदि हम सापेक्षिक महत्व की बात करें तो दोनों ही तरह से व्यापार संतुलन में व्यापार संतुलन का सापेक्षिक महत्व भुगतान संतुलन की तुलना में कम है। तो यहाँ हम कहेंगे व्यापार संतुलन का महत्व कम होता है, जबकि व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन का महत्व अधिक है। नेक्स्ट, आर्थिक गणनाओं में उपयोग। देखिए, अब आर्थिक गणनाओं में किसका उपयोग किया जाएगा? क्योंकि भुगतान संतुलन एक विस्तृत अवधारणा है, उसमें सारी अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, समस्त लेन देन जो भी विदेशों के साथ हुए हैं उनका लेन देन प्राप्त होता है। इसलिए आर्थिक गणनाओं में व्यापार संतुलन का उपयोग सीमित होता है या कम होता है, जबकि भुगतान संतुलन का उपयोग आर्थिक गणनाओं में विस्तृत रूप से किया जाता है और यही वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था की स्थिति का ज्ञान। अब अर्थव्यवस्था की स्थिति का ज्ञान मैंने आपको बता दिया, जब आंशिक ज्ञान प्राप्त करेगा। व्यापार संतुलन में संपूर्ण लेन देन सम्मिलित नहीं है, इसलिए यह आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इससे सही ज्ञान प्रदान नहीं करता। जबकि भुगतान संतुलन देश की आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं परस्पर संबंध, यानी कि व्यापार संतुलन के प्रतिकूल होने पर भुगतान संतुलन का प्रतिकूल होना आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि वस्तुओं का आयात किसी वर्ष ज़्यादा हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा भुगतान संतुलन भी प्रतिकूल होगा। व्यापार संतुलन किसी कारण से यदि प्रतिकूल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भुगतान संतुलन भी प्रतिकूल होगा। तो लेकिन यदि भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो ये अवश्य होगा कि व्यापार संतुलन भी प्रतिकूल ही होगा। इस प्रकार से व्यापार संतुलन के प्रतिकूल होने पर भुगतान संतुलन का प्रतिकूल होना आवश्यक नहीं है, जबकि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने पर व्यापार संतुलन प्रतिकूल होगा ही होगा। नेक्स्ट है गणना। व्यापार संतुलन की गणना करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि उसमें उसका क्षेत्र सीमित है, सिर्फ दृश्य व्यापार सम्मिलित होता है। जबकि भुगतान संतुलन की गणना करना अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि उसमें दृश्य और अदृश्य दोनों ही प्रकार का व्यापार सम्मिलित है, इसलिए उसकी गणना करना व्यापार संतुलन की तुलना में कुछ कठिन है। इस प्रकार से ये कुछ अंतर हमने पढ़े व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के लिए। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं कंप्लीट करती हूँ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हुए, कोरोना टाइम में स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।